हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबों के लिए लेकर के आए हैं जेईई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट 4 साल में फ्रॉम 21 से 24 तक में कई शिफ्ट में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं और हर साल रिपीट हुए हैं ये सवाल। तो देखते हैं वो कौन से 25 सवाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सवाल को अगर आप करोगे तो पूरे चैप्टर्स का कहीं ना कहीं रिवीजन कॉन्सेप्ट के साथ हो जाएगा। तो देखते हैं वो कौन से 25 सवाल है। क्या आप लोग तैयार हो? चलिए वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व करोगे। पहला सवाल कर रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द डायामीटर ऑफ द वायर यूजिंग स्क्रू गेज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। पहले ही तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि जैसे ही बोला कि एक्सपेरिमेंट की बात की और वायर के डायामीटर फाइंड आउट करने की बात की तो तुम्हारे मन में सवाल होना चाहिए कि आपसे टोटल रीडिंग की बात कर रहा है। क्या क्या दिया हुआ? पहला कह रहा है स्क्रू मूव्स 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन में कितना? 0.5 मिलीमीटर मूव्स करता है। मतलब यही तो आपको पिच दे दिया। मतलब पिच का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना? 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है? 50 है। मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है। 50 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब आप लिस्ट काउंट निकाल लोगे। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है 0.5 और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? 50 है। मतलब 50 से आप डिवाइड करोगे मतलब कितना आ जाएगा? 0.01 आ गया। मतलब लिस्ट काउंट आ गया 0.01 आ गया। ठीक है, चलिए और क्या दिया आगे? मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ मतलब MSR का वैल्यू ये गिवन है कितना है? 2.5 मिलीमीटर है। करा 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द लाइन। मतलब 45th डिवीजन जो है ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन दे दिया है और आपसे पूछा है डायामीटर ऑफ द वायर। डायामीटर ऑफ द वायर कहने का मतलब है टोटल रीडिंग ऑफ द वायर। तो टोटल रीडिंग का आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस VSR। मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है कितना है? 2.5 है। और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है? वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? ये होता है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन होता है। कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो देखो यहां से हम ये लिख सकते हैं 2.5 लिस्ट काउंट दिया हुआ है कितना? लिस्ट काउंट आपने फाइंड आउट किया है 0.01 और कितना डिवीजन? कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है? 45th डिवीजन। मतलब 45 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगला जो स्टेप है कह रहा है इंस्ट्रूमेंट है 0.03 मिलीमीटर निगेटिव एरर। एरर हमने बताया था इस केस में एक नेगेटिव एरर होगा, एक पॉजिटिव एरर होगा। जैसे ही नेगेटिव एरर की बात होगी तो जितना भी आप टोटल रीडिंग निकालोगे उसमें क्या करोगे? उसको ऐड कर दोगे। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 0.03 टोटल रीडिंग में ऐड कर देंगे। आप इसको सोल्व कर दीजिए, लगभग लगभग कितना हो जाएगा? ये 2.98 मिलीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया? बहुत ही आसान है ना। एक सवाल 21 में हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं, 22 में, 23 में, 24 में हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये सवाल करीब लास्ट 3 साल में 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। सवाल हर शिफ्ट में हर साल लगभग ये सवाल देखने को मिला है और इसी पैटर्न में 2025 में भी देखने को मिलेंगे। सवाल है कुछ ग्रेविटेशनल और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पे है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए कह रहा 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस पे मतलब कॉर्नर पर 3 मास रखा हुआ M, M और M। और साइड लेंथ कितना है? यहाँ पर A है और A है। कह रहा दी ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब हर किसी 2 पार्टिकल के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हम किसी एक पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा? GM का स्क्वायर अपॉन दूरी A का स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अच्छा, इस दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा वहां भी वैल्यू कितना होगा? GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होगा। अच्छा, हम ऐसा करें इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल दें तो बिल्कुल यहाँ से पास करेगा। यहाँ से इस दोनों का रिजल्टेंट, अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल ये 60 डिग्री हो गया और
एफ और एफ, तो रिजल्टेंट जो एफ प्राइम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कितना होगा, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है 60 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट होता है f√3। तो यानी इस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो gm²/a² है, इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिल जाएगा इस दोनों का ग्रेविटेशन। पढ़े थे ना वेक्टर में, एफ है तो ये 60 डिग्री पर तो रिजल्टेंट हो जाएगा f√3। इतना तो आना ही चाहिए, इतना भी नहीं आ रहा तो फिर जेईई मेन एग्जाम कैसे दोगे? क्लियर है? अब कह रहा आगे कि इट इज डिजायर्ड दैट ईच पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, हर पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा। देखो सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिया है। व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल म्यूचुअल सेपरेशन ए, ओरिजिनल म्यूचुअल सेपरेशन ए को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई बॉडी है, मतलब ये सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रहा है, लेकिन दोनों अपनी दो मास के बीच दूरी जो है वो मेंटेन करके रखा है, ऑल्दो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो और सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ लग रहा है, और इस दोनों का रिजल्टेंट आपने ग्रेविटेशनल फोर्स इधर ही निकाल दिया। मतलब ये जो एफ प्राइम आया ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब रिजल्टेंट फोर्स है, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर नहीं कर सकते, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr/ओमेगा²। एजेड क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। अब बस तुम ऐसा कर दो, m को छोड़ दो, ये रेडियस r कहाँ से आ गया, तो r यही तो है, आपने सर्कल बनाया है तो यहाँ से पास कर रहा है, तो ये दूरी को हम r मान लें, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r। अच्छा, ये जब एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री है। अब अगर आपको r का वैल्यू लिखने के लिए दिया जाए तो कैसे लिखो, तो आप देखो ये r है, ऐसा करें, ये r cos 30 हो गया, ये r cos 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी a/2 के बराबर है। अरे ये r था, r cos 30 a/2 के बराबर है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ r cos 30 डिग्री हो गया a/2 के बराबर। cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब हम लोग कहेंगे a बराबर कितना हो गया, r√3, मतलब r का वैल्यू a/√3। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है? चलो अब बस इस r के जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, a/√3, क्योंकि ऑप्शन में देखो सब जगह पर a दिख रहा है, तो हमको ओवरऑल मार्केट में a तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा, ओमेगा, तो ओमेगा के जगह पर चूंकि आपसे पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मेरा लाने का बस मतलब ही यही था कि ओमेगा में ही टाइम पीरियड है, ओमेगा बराबर 2π/t, तो t बराबर हम लोग लिख सकते थे 2π/ओमेगा। तो इस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर तुम क्या लिखोगे, 2π/t का होल स्क्वायर, देखो t का होल स्क्वायर। बस आपको टाइम पीरियड निकालना है, t का वैल्यू। तो यहाँ से बस यानी ये ऐसे कुछ हो गया, देखिए gm²/a² √3 हो गया, ये m से m तो कैंसिल हो जाएगा, a/√3 हो गया, a/√3 इंटू ये हो गया 4π² ये हो गया, m से m को मार दीजिए, एक m बचेगा, और ओवरऑल जो टाइम पीरियड का वैल्यू इसको आप सोल्व करोगे, जगह है नहीं तो वैल्यू आ जाएगा 2π√√AQ/3gm। यही आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या बहुत ही आसान सवाल है, बस बनाने में आपको 2 से 2.5 मिनट बस लगेगा, और उससे भी कम लगेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट कर दीजिए, r का वैल्यू एक दूसरे से स्प्लिट कर दीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े क्या? तो स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, और लास्ट 3 सालों में ये सवाल लगभग 10 से 12 बार पूछा हुआ, हर साल बहुत सारे शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में सवाल आए हैं, और ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन तब है जब आपको रिजल्ट्स याद है, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से इसको बनाने जाओगे बहुत अधिक समय लगेगा। अब देखो कह रहा है एक ब्लॉक ऑफ मास m है प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फिक्स स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड इट स्लाइड्स व्हेन पुश स्लाइटली। मतलब एक स्फीयर है और यहाँ पर एक मास है जिसका कि वैल्यू रखा हुआ m है, और इसका रेडियस है स्फीयर का r है, और जैसे हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं तुरंत ये स्लाइड कर जाता है, और स्लाइड करेगा लेकिन कुछ समय के बाद ये स्फीयर को छोड़ देगा। तो स्फीयर छोड़, मान लीजिए इस पॉइंट पर आया, ये मास यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये स्फीयर को छोड़ने जा रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री है, ये एंगल थीटा है। तो आपको हमने बताया था, याद है, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर छोड़ा गया और
स्फेरिकल शेप में अगर इसको स्फेयर को छोड़ना है तो ये थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू सीधे 2/3 आपको याद रखना है। अगर स्फेयर को छोड़ना है उसको तो कॉस थीटा का वैल्यू 2/3, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से आपको समय लग जाएगा और हो सकता है कि आप गलती भी कर दो। ठीक है, तो याद रहना चाहिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ स्फीयर से छोड़ेंगे, स्फीयर को स्लाइड करते हुए छोड़ देगा, तब छोड़ेगा जब थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 होगा। अच्छा, ये आपको पता है रेडियस कितना हो गया, r है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यहां से आ गया इस पॉइंट पर, तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है एट व्हाट वर्टिकल डिस्टेंस h फ्रॉम द टॉप विल इट लीव द स्फीयर। स्फीयर को यहां जाने के बाद छोड़ देगा, मतलब टॉप से, मतलब ये दूरी आपको बताना है, तो ये दूरी आपको बताना है, इसको हम लोग d मान लें। तो ऐसा करें, ये टोटल डिस्टेंस r है तो ये वैल्यू निकालना होगा। तो देखो, तो ये रेडियस r है तो ये वैल्यू कितना होगा, r cos थीटा, मतलब यहाँ से ये वैल्यू हो गया r cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया r cos थीटा। बस आपको d निकालना है, मतलब d बराबर देखो तो कितना हो गया r माइनस r cos थीटा, बस r माइनस r cos थीटा। और आपको cos थीटा का वैल्यू पता है कितना होगा, लीव करेगा स्फीयर को 2/3, बस 2/3। देखो तो कितना हो गया, इसको सोल्व करने जाओगे 3r माइनस 2r कितना हो गया, r/3 हो गया, मतलब यही 3 होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। क्या समझ में आया, बहुत ही आसान था ना। चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये सवाल करीब लास्ट 3 साल में 5 से 6 बार रिपीट हुआ है सवाल, हर शिफ्ट में हर साल लगभग ये सवाल देखने को मिला है, और इसी पैटर्न में 2025 में भी देखने को मिलेंगे। सवाल है कुछ ग्रेविटेशनल और सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पे है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, कह रहा 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस पे मतलब कॉर्नर पर 3 मास रखा हुआ m m और m, और साइड लेंथ कितना है, यहाँ पर a है और a है। कह रहा दी ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हर किसी 2 पार्टिकल के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हम किसी एक पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कितना होगा, gm का स्क्वायर अपॉन दूरी a का स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इस दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा वहाँ भी वैल्यू कितना होगा, gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा। अच्छा, हम ऐसा करें, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले तो बिल्कुल यहाँ से पास करेगा, यहाँ से इस दोनों का रिजल्टेंट। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल ये 60 डिग्री हो गया, और f और f, तो रिजल्टेंट जो f प्राइम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो कितना होगा, जब 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है 60 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट होता है f√3। तो यानी इस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, इसको सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिल जाएगा इस दोनों का ग्रेविटेशन। पढ़े थे ना वेक्टर में, f है तो ये 60 डिग्री पर तो रिजल्टेंट हो जाएगा f√3। इतना तो आना ही चाहिए, इतना भी नहीं आ रहा तो फिर जेईई मेन एग्जाम कैसे दोगे। क्लियर है। अब कह रहा आगे कि इट इज डिजायर्ड दैट ईच पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, हर पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा। देखो सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिया है, व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल म्यूचुअल सेपरेशन ए, ओरिजिनल म्यूचुअल सेपरेशन ए को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई बॉडी है, मतलब ये सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रहा है, लेकिन दोनों अपने 2 मास के बीच दूरी जो है वो मेंटेन करके रखा है, ऑल्दो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मतलब कोई बॉडी अगर रोटेट कर रहा है तो मान लीजिए ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो और सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ लग रहा है, और इस दोनों का रिजल्टेंट आपने ग्रेविटेशनल फोर्स इधर ही निकाल दिया है। मतलब ये जो F प्राइम आया ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब रिजल्टेंट फोर्स है, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर नहीं कर सकते, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr × ओमेगा स्क्वायर। एजेड क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। अब बस तुम ऐसा कर दो, m को छोड़ दो, ये रेडियस r कहाँ से आ गया, तो r यही तो है, आपने सर्कल बनाया है तो यहाँ से पास कर रहा है, तो ये दूरी को हम r मान लें, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r। अच्छा, ये जब एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री है। अब अगर आपको r का वैल्यू लिखने के लिए दिया जाए तो कैसे लिखो, तो आप देखो ये r है, ऐसा करें, ये r cos 30 हो गया, ये r cos 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी a/2 के बराबर है। अरे ये r था, r cos 30 a/2 के बराबर है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ r cos 30 डिग्री हो गया a/2 के बराबर। cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब हम लोग कहेंगे a बराबर कितना हो गया, r√3, मतलब r का वैल्यू a/√3। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, क्लियर है। चलो
अब बस इस r के जगह पर हम ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं a/√3 क्योंकि ऑप्शन में देखो सब जगह पर a दिख रहा है, तो हमको ओवरऑल मार्केट में a तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा, ओमेगा, तो ओमेगा के जगह पर चूंकि आपसे पूछा है फाइंड द टाइम पीरियड, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मेरा लाने का बस मतलब ही यही था कि ओमेगा में ही टाइम पीरियड है, ओमेगा बराबर 2π/t, तो t बराबर हम लोग लिख सकते थे 2π/ओमेगा। तो इस ओमेगा स्क्वायर के जगह पर तुम क्या लिखोगे 2π/t का होल स्क्वायर, देखो t का होल स्क्वायर। बस आपको टाइम पीरियड निकालना है t का वैल्यू, तो यहाँ से बस यानी ये ऐसे कुछ हो गया, देखिए gm²/a² √3 हो गया, ये m से m तो कैंसिल हो जाएगा, a/√3 हो गया, a/√3 इंटू ये हो गया 4π² ये हो गया, m से m को मार दीजिए, एक m बचेगा, और ओवरऑल जो टाइम पीरियड का वैल्यू इसको आप सोल्व करोगे, जगह है नहीं तो वैल्यू आ जाएगा 2π√√AQ/3gm, यही आपका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या बहुत ही आसान सवाल है, बस बनाने में आपको 2 से 2.5 मिनट बस लगेगा, और उससे भी कम लगेगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट कर दीजिए, r का वैल्यू एक दूसरे से स्प्लिट कर दीजिए, क्लियर है। आगे बढ़े क्या तो स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और लास्ट 3 सालों में ये सवाल लगभग 10 से 12 बार पूछा हुआ, हर साल बहुत सारे शिफ्ट में, मल्टीपल शिफ्ट में सवाल आए हैं, और ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन तब है जब आपको रिजल्ट्स याद है, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से इसको बनाने जाओगे बहुत अधिक समय लगेगा। अब देखो कह रहा है एक ब्लॉक ऑफ मास m है प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ फिक्स स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड इट स्लाइड्स व्हेन पुश स्लाइटली, मतलब एक स्फीयर है और यहाँ पर एक मास है जिसका कि वैल्यू रखा हुआ m है, और इसका रेडियस है स्फीयर का r है, और जैसे हम यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं तुरंत ये स्लाइड कर जाता है, और स्लाइड करेगा लेकिन कुछ समय के बाद ये स्फीयर को छोड़ देगा। तो स्फीयर छोड़, मान लीजिए इस पॉइंट पर आया, ये मास यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये स्फीयर को छोड़ने जा रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा डिग्री है, ये एंगल थीटा है। तो आपको हमने बताया था, याद है, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर छोड़ा गया और स्फेरिकल शेप में अगर इसको स्फीयर को छोड़ना है तो ये थीटा कितना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू सीधे 2/3 आपको याद रखना है। अगर स्फीयर को छोड़ना है उसको तो कॉस थीटा का वैल्यू 2/3, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से आपको समय लग जाएगा और हो सकता है कि आप गलती भी कर दो। ठीक है, तो याद रहना चाहिए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ स्फीयर से छोड़ेंगे, स्फीयर को स्लाइड करते हुए छोड़ देगा, तब छोड़ेगा जब थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू 2/3 होगा। अच्छा, ये आपको पता है रेडियस कितना हो गया, r है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए यहां से आ गया इस पॉइंट पर, तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है एट व्हाट वर्टिकल डिस्टेंस h फ्रॉम द टॉप विल इट लीव द स्फीयर, स्फीयर को यहां जाने के बाद छोड़ देगा, मतलब टॉप से, मतलब ये दूरी आपको बताना है, तो ये दूरी आपको बताना है, इसको हम लोग d मान लें। तो ऐसा करें, ये टोटल डिस्टेंस r है, तो ये वैल्यू निकालना होगा, तो देखो तो ये रेडियस r है, तो ये वैल्यू कितना होगा, r cos थीटा, मतलब यहाँ से ये वैल्यू हो गया r cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया r cos थीटा। बस आपको d निकालना है, मतलब d बराबर देखो तो कितना हो गया r माइनस r cos थीटा, बस r माइनस r cos थीटा, और आपको cos थीटा का वैल्यू पता है कितना होगा, लीव करेगा स्फीयर को 2/3, बस 2/3। देखो तो कितना हो गया, इसको सोल्व करने जाओगे 3r माइनस 2r कितना हो गया, r/3 हो गया, मतलब यही 3 होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। क्या समझ में आया, बहुत ही आसान था ना। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये सवाल 2019 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है, मतलब 5 से 6 बार ये सवाल रिपीट हुए हैं IIT JEE में, तो इस साल भी चांस है कि रिपीट होगा जरूर, और इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखते हैं सवाल यह है, कह रहा है ए सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मींस जी का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहा है कि एट अ सर्टेन प्लेस, मींस द वैल्यू ऑफ
द पेंडुलम इज 0.5 सेंटीमीटर एंड a स्टॉप वॉच विथ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड रेजोल्यूशन मतलब आप कोई पेंडुलम कर रहा है और आप इसको काउंट कर रहे हो, मतलब कितनी गलतियां होगी कितने सेकंड में, मतलब 1 सेकंड की गलती होगी अगर वो स्टॉप वॉच लगाया है और 40 ऑस्किलेशंस करता है कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। मतलब स्टूडेंट लोग गलतियां क्या करती है कि 40 ऑस्किलेशंस को कंसीडर कर लेते हैं, नहीं, ये टाइम दिया 1 सेकंड गलती होती है कितने में से, 50 सेकंड में। मतलब 40 ऑस्किलेशन करता है 50 सेकंड में, तो उसको काउंट करने में 1 सेकंड की गलती होती है। दैट्स अ 1 सेकंड रिजोल्यूशन। ठीक है, मतलब टाइम अगर हम बात करें, पहले लिख लीजिए 50 सेकंड में इसमें गलतियां कितनी होगी, डेल्टा टी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 सेकंड। ये हम लिखते चलेंगे सारी चीजों को। दूसरी बात करा कि द एक्यूरेसी इन जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या एक्यूरेसी है, तो आपको पता है सिंपल पेंडुलम की बात करेगा और टाइम पीरियड की बात होगी तो आपके मन में सवाल होगा t बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होगा। मतलब इस g में कितना एक्यूरेसी है, मतलब कितना परसेंटेज एरर है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें। 2 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में क्या कोई गलती होगी, नहीं होगी। चलो हम लोग स्क्वायर करते हैं। इधर जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे, इधर 4 पाई स्क्वायर, इधर होगा एल बाई जी। हम जी को इधर भेज देते हैं, टी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, मतलब जी बराबर हो जाएगा, अच्छा 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर हो नहीं सकता है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे एल बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जी में बात हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज एरर इन जी, जो आपको एक्यूरेसी इन जी फाइंड आउट करने के लिए बोला। आज एल है, लेंथ में कितनी गलती है, तो हम लोग बोलते हैं डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस टी स्क्वायर, टाइम में कितना, तो आप जानते हो पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 करेंगे। क्या यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाइए, देखिए आपसे पूछा है परसेंटेज एरर इन जी, तो देखिए डेल्टा एल बाय एल मतलब पूरे लेंथ में डेल्टा एल मतलब कितनी गलतियां है, तो यहाँ दिया हुआ है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25.0 सेंटीमीटर, मतलब आपको डेल्टा एल निकालना है, मतलब इसमें गलतियां, डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 0.1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 25.0, 25.1। ऐसे भी देखना है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, मतलब डेल्टा एल का वैल्यू कितना होगा, 0.1, सीधे माइंड में रखना है। आ जाइए, 25 है इंटू 100 हो गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है कितना 1/50 इंटू 100, बस इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए तो कितना हो गया 2, 4 हो गया, इधर कैंसिल के 4, ये कितना हो गया 0.4, इधर हो गया 4, है ना 4, तो आ गया कितना, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन जी और एक्यूरेसी इन जी, यही तो पूछा है परसेंटेज एरर इन जी कितना हो गया, तो देखो तो कितना हो गया, ये 4 प्लस 0.4 कितना हो गया 4.4%, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं, ये काइनेमेटिक्स 2D का सवाल है। पूछा क्या है, कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड, मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 20 हो गई। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमने 45 डिग्री से फेंका है, तो इस पॉइंट का कितने से स्टार्टिंग में फेंके थे ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि हॉरिजॉन्टल का जो वेलोसिटी जितना होगा उतना ही वर्टिकल का होगा, क्योंकि आप वेक्टर में पढ़े हो 45 डिग्री से फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल u cos 45 u sin 45, क्लियर है। चलिए, यानी 2 सेकंड के बाद, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड के बाद ये जो वेलोसिटी है वो 20 हो गया, मतलब आपको पता है काइनेमेटिक्स 2D में कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो चेंज नहीं करेगा और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब ये वेलोसिटी जो v y है ये चेंज होने वाला है, लेकिन कितना होगा ये भी आपको पता नहीं है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता ही नहीं है, ये वैल्यू तो हम कितना से फेंके थे पता ही नहीं था, तो यानी हमको ये वैल्यू निकालना है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इनिशियली को u y लेते हैं प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a को हम लोग -10 लेते हैं इंटू टाइम 2 सेकेंड, तो देखो तो वैल्यू कितना हो गया, v y का वैल्यू हो गया कितना u -20 हो गया। क्या यहाँ तक कोई समस्या,
मतलब आपको इस पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा u माइनस 20। अच्छा, और आपसे पूछा गया है क्या कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन, कितना मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा 2 सेकंड के बाद, है ना। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाय 2g होता है ना। ऐसे होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, लेकिन चूंकि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है तो 45 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट होता है वो होता है u स्क्वायर बाय 2g होता है। यानी हमको इनिशियल वेलोसिटी पता करना है। करते हैं, ये रिजल्टेंट वैल्यू 20 है, इधर u है और इधर u माइनस 20 है। तो हम लोग ऐसा करें कि ये रिजल्टेंट 20 है, मतलब 20 का स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, u का स्क्वायर प्लस u माइनस 20 का स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस u माइनस 20 का होल स्क्वायर। चलो u स्क्वायर, इसको करते हैं u स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40u, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे देखो तो कितना होगा 2u स्क्वायर, है ना। ये 400 इधर गया 0, तो देखो तो 2u स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया कितना 40u। तो मतलब u का वैल्यू यहाँ से आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। यही था इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट में ये जो था वो 20 मीटर पर सेकंड। बस ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, मतलब एच मैक्स का जो वैल्यू हो गया वो कितना आएगा, इसको सोल्व करने के बाद 20 मीटर होगा। तो यही आपको इंटीजर टाइप का सवाल था, आंसर होगा कितना 20 मीटर। क्या समझ में आया आपको, आया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बढ़े क्या। हम लोग देखते हैं जेईई का एक बहुत ही आसान सवाल है जो कि बहुत सारे शिफ्ट में रिपीट हुए हैं और इस साल भी किसी शिफ्ट में जरूर रिपीट हो सकता है। देखते हैं सवाल क्या है। ये करा ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड बिटवीन 2 स्प्रिंग। ये मास m है जो अटैच्ड है 2 स्प्रिंग से। अच्छा, आप ये बताइए दोनों स्प्रिंग जो कनेक्टेड है इस मास से, ये सीरीज में या पैरेलल में है। क्या है, सीरीज में या पैरेलल में, ये दोनों ही पैरेलल में है, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होता है 2 स्प्रिंग तो k इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है, k1 प्लस k2, मतलब ये वैल्यू कितना होगा k प्लस k2 हो गया। अब आपसे पूछा है क्या कि इफ ईच स्प्रिंग हैज ए फोर्स कांस्टेंट k, ठीक है, और द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी, मतलब टाइम पीरियड आपसे पूछ दिया है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर m बाई k इक्विवेलेंट होता है। और आपने k इक्विवेलेंट निकाल चुके हो कितना 2k, और m का वैल्यू यहाँ पर है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया, t बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई k इक्विवेलेंट क्या 2k। आप यहाँ पर देख लीजिए m बाई 2k, रूट को जगह पर 1/2 है, तो फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है या। तो स्टूडेंट चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये है, ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड सवाल है। एक सवाल आपका ग्रेविटेशन से आता है और ये भी आपको इस पैटर्न पे जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1। ये g1 है कहाँ पे, एट ए आई h बराबर r/2, मतलब h बराबर r/2 हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g1 है। मतलब कुछ ऐसा कह रहा है कि अर्थ सरफेस है और सरफेस से h हाइट पे इस पॉइंट पर मान लीजिए a है, इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से h हाइट पे वो g1 है, और कह रहा है इट इज अगेन इक्वल टू g1 एट अ डेप्थ d, मतलब सरफेस से d डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कह रहा है देन द सरफेस ऑफ द कह रहा है ए है, मतलब इट इज इक्वल टू g1 एट ए डेप्थ d, मतलब सरफेस से d डेप्थ पे इस पॉइंट पर भी मान लीजिए इस पॉइंट एट ए डेप्थ है g1 है। आगे क्या कह रहा है कि इट इज इक्वल टू g1 एट ए डेप्थ d फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से d हाइट पे इस पॉइंट पर भी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g1 है। तो क्या हम इस पॉइंट को b मान लें क्या, मतलब a पॉइंट h हाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 है, सरफेस से d डेप्थ पे भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू g1 है। आपको पता है सरफेस के ऊपर हाइट पे या नीचे पर g का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। पूछा है आपसे देन फाइंड द
रेशियो ऑफ डी बाय आर, मतलब डेप्थ और रेडियस। यहां पर आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी क्या है, वो आर है। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर आर है, तो अगर हम पूछे आपसे ये और ये इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहां से यहां, ये सेंटर से इस पॉइंट बी तक की दूरी को हम लोग क्या आर मान लें क्या, और कितना दूरी होगा, यहां तक डिस्टेंस है आर, तो आर माइनस डी कितना हो गया, मतलब स्मॉल आर जो हो गया वो कैपिटल आर माइनस डी हो गया, मतलब सेंटर से बी पॉइंट पर की दूरी होगी आर माइनस डी। क्लियर है। अब सीधे आपको पता है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए इक्वल ड्यू टू ग्रेविटी एट बी, एच हाइट पे और डी डेप्थ पे दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो फॉर्मूला आप ये जानते हो कि G बराबर जी नोट 1 माइनस 2h बाई आर, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब h इज मच मच लेस देन r होता है। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि h जो है वो r/2 है, ये जो हाइट है वो रेडियस के, अर्थ के रेडियस के r/2 है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट है। तो इस पॉइंट पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला हाइट का फॉर्मूला, मतलब gm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। क्या याद है आपको, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g का वैल्यू gm अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। चलिए यहां पर बढ़ते हैं, और ये बी पॉइंट पर, ये तो डेप्थ है ना, सरफेस से नीचे डेप्थ पे आया है, तो हम लोग डेप्थ के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है gm इंटू स्मॉल r अपॉन r क्यूब होता है। याद आ रहा है, ये स्मॉल r क्या होता है, सेंटर से जिस पॉइंट पर डेप्थ है उसके बीच की डिस्टेंस। इज इट क्लियर। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू डाल दो, स्मॉल r इक्वल्स टू r माइनस डी रख दें। चलिए रख देते हैं, तो gm अपॉन यहाँ पर क्या करेंगे, h हाइट के जगह पर डाल देंगे r/2, तो रख दीजिए r प्लस r/2 का होल स्क्वायर करेंगे। इधर हो गया gm, ये स्मॉल r को हम लोग क्या पुट करेंगे, r माइनस डी, इधर क्या हो गया r3। तो अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, सीधे कैलकुलेशन यहाँ पर यूज करेंगे, क्या r प्लस r/2 कितना हो गया, 3r/2 का होल स्क्वायर। चलो हम लोग यहाँ रख देते हैं सीधे, देखो तो अच्छा gm से gm कैंसिल हो गया क्या, बोलो यस सर। तो आ जाइए यहाँ पर, इधर हो गया कितना 1 अपॉन, ये हो गया 3r/2 का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या करेंगे 9r²/4, क्या नहीं होगा 3/2 r² होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9/4 r²। इधर देखो कितना है, इधर है r माइनस डी, इधर नीचे देखो कितना है r³ है, r³ है। चलिए इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9 r², और यहाँ पर हो जाएगा r माइनस डी अपॉन r³। क्या हम ऐसा करें, इस स्क्वायर को r³ से कैंसिल कर दें, चलिए तो यहाँ देखो तो क्या है, ये हो गया 4 इंटू r, 4r हो गया, इधर देखो तो कितना हो गया, इधर बचा था क्या, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ 9 बचा, 9r माइनस 9d। तो देखो तो ये कितना हो गया, इधर 5r हो गया, 5 इधर आ जाइए, 5r इक्वल्स टू 9d। आपसे रेशियो क्या पूछा है, d बाई r, तो d बाई r क्या हो जाएगा, d बाई r हो जाएगा 5/9, यही आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही तो है 5/9। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, यही है 5/9, ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रहेगा, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुए हैं, 3 to 4 टाइम्स लास्ट 3 साल में आपको देखने को मिले, और लगभग हर साल ये सवाल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आया। नोट कर लीजिए।